आज पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टानों के विषय में चर्चा करते हैं आपसे। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। कहने का मेरा आशय है कि शैले शैले न माणिक्यम, धरती पे जितने प्रकार के शैल पाए जाते हैं सब में मणियां नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब मनीषियों ने पहले ही कहा था कि धरती पे विभिन्न प्रकार के शैल पाए जाते हैं जिनकी योग्यता, जिनके लक्षण, जिनके आर्थिक महत्व अलग अलग होते हैं। अब भाई साहब दूसरी बात, हमारी भूगोल की भाषा में चट्टान या शैल दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होता है। जैसे सामान्य भाषा में चट्टान का आशय कठोरता से लगाया जाता है। जो चीजें बहुत कठोर होती हैं हम प्रायः कह देते हैं एकदम जैसे चट्टान लग रही हैं, लेकिन भूगोल में मिट्टी की तरह से मुलायम हो या ग्रेनाइट की तरह से कठोर हो, हम सबको चट्टान कहते हैं। इसका मतलब है कि हम धरातल पे जितने भी तरह के भूदृश्य देखते हैं, चाहे वो उत्तुंग शिखर हो, चाहे वो कठोर पठार हो, चाहे वो झील हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे उपजाऊ मिट्टी हो, नदियों द्वारा लाई हुई जो मुलायम मिट्टी है, समतल मिट्टी है, चाहे वो हो, हम सब को, चाहे हमारे नदी का सतह तल हो, चाहे झील का सतह तल हो, चाहे समुद्र का सतह तल हो, हम सारे पदार्थों को चट्टान के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसका आशय है भूगोल में चट्टान का एक विशद अर्थ है और विशद महत्व है, जिसको परिभाषित करने के लिए हमारे अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। इस परिभाषा के पहले हम केवल एक बात आपसे करना चाह रहे हैं कि आखिर ये शैल, ये चट्टान जिससे धरती के ऊपर जो पाए जाते हैं, ये बने कैसे हैं। 3 तरह के पदार्थ की चर्चा आती है। एक चट्टान है, खनिज है और रासायनिक तत्व। विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के निर्माण से खनिजों का निर्माण होता है। फिर से सुन लीजिए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों के मिश्रण से खनिजों का निर्माण होता है और विभिन्न खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने लगभग 2000 से अधिक खनिजों का पता लगाया है, जिसमें से केवल 20 खनिज ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उसमें से भी मात्र 8 ऐसे खनिज हैं जिनसे पृथ्वी यानी भूपृष्ठ का लगभग 98.59% निर्मित हुआ है। शेष 1.41% पे तो तमाम तरह के हमारे जो 7 बचते हैं वो सारे पदार्थ, 8 के अलावा जितने खनिज बचते हैं उनका योगदान है। उसमें चाहे टाइटेनियम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे मैग्नीज हो, गंधक हो, क्लोरीन हो, सोना, चांदी, तांबा, पारा, सीसा, सारे तत्व आते हैं। तो जिससे पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण होता है। मुख्य रूप से भूपृष्ठ का निर्माण जो हुआ है उसमें प्रमुख खनिजों का योगदान जो है, जो ऑक्सीजन प्रधान खनिजें हैं उनका 46.8% है। सिलिका प्रधान खनिजों का योगदान 27.7%, अल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.49%, मैग्नीशियम 2.09% योगदान है। अब देखिए दूसरी चीज है कि आखिर इन चट्टानों का विकास कैसे हुआ। बहुत सामान्य सी बात है, ये चट्टानें धरती की उत्पत्ति के बाद निर्मित हुई हैं। इसका मतलब है कि जब धरती बनी होगी
तो किसी विभिन्न प्रकार के ये चट्टान नहीं रहेंगे, कोई एक इसका स्वरूप रहा होगा। हम आप दोनों लोग मिलके ये चर्चा पहले कर चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तमाम विद्वानों की चर्चाएं इस पे हुई हैं, दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि से हुई, यानी प्रारंभ में पृथ्वी दहकता हुआ आग का गोला थी और कालांतर में जलवायु गतिविधियों के नाते, तापीय चढ़ाव उतार के नाते ये ठंडी होती, ऊपरी परत ठंडी होती चली गई। लेकिन ऊपरी परत ठंडी होती चली गई तो भूगर्भ में गर्मी उसी तरह से विद्यमान थी और ताप वृद्धि के कारण पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ थे वो तरल मात्रा में थे, अत्यंत ज्वलनशील थे। जब ज्यादा अग्नि होती है, ज्यादा ताप होता है तो पदार्थों का स्वरूप बदल जाता है। ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, आयतन बढ़ता रहता है। तो बढ़ा हुआ गैसीय आयतन जब अपना क्षेत्र वहां नहीं इकट्ठा हो पाता था तो ऊपर उठने की कोशिश करता था, चट्टानों को धक्का देता था। चट्टान यानी भूस्वरूप के भूगर्भ के जो पदार्थ थे उनको धक्का देता था और जहां कमजोर पाया फाड़ के ऊपर चलाया, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया और उस द्रोणी, उस प्रवाह मार्ग से पृथ्वी के भूगर्भ के जो तप्त लावा मैग्मा पदार्थ थे वो ऊपर चले आए और ऊपर जाके और फिर धीरे धीरे जब उस पर तापीय प्रभाव कम हुआ, यानी तापक्रम कम हुआ, तो जम गए, जिससे चट्टानों का निर्माण हुआ और वहीं से प्रारंभिक चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हो गया। क्योंकि यह अग्नि से निर्मित हुआ इसलिए इसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे आज भी देखिए आप तो विश्व के तमाम जगहों पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, जो इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि आज भी भूगर्भ में अत्यधिक ताप विद्यमान है और भूगर्भ के पदार्थों का स्वरूप एक जैसा नहीं है। अब दूसरी बात आई कि इन चट्टानों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो जो पृथ्वी की सतह पे चट्टानें पाई जाती हैं, रचना के अनुसार उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अग्नि के द्वारा निर्मित हुई, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित हुई, मैग्मा के द्वारा निर्मित हुई, लावा के द्वारा निर्मित हुई, जो प्रवाह ऊपर, जो पदार्थ नीचे से निकल के ऊपर प्रवाहित हुए, उनके जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आप एक बात जरा ध्यान दीजिए कि ये अग्नि के द्वारा निर्मित हुए, यानी पहले इनका स्वरूप अग्निवत था। तो जब इनका स्वरूप अग्निवत होगा तो बहुत नेचुरल है, सामान्य सी बात है, इसमें कोई भी जीवाश्म पाए नहीं जाएंगे। और ये घटनाएं तो धरातल पे भी होंगी, मध्यवर्ती भागों में होंगी और पातालीय भागों में भी होंगी, यानी समुद्र के नीचे भी होंगी। तो इस आधार पे, यानी उनकी स्थिति और संरचना के आधार पे उन्हें हम 3 उपभागों में बांटा गया। पहला बांटे पातालीय आग्नेय चट्टान। पातालीय आग्नेय चट्टान जैसा शब्द से आप जान पा रहे हैं कि ये ऐसी चट्टानें हैं जो पृथ्वी के नहीं बल्कि धरातल के जलीय क्षेत्रों के नीचे पाई जाती हैं, पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरी है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अब ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहने का आशय रहा कि ये चट्टानें अपने नीचे से, यानी पृथ्वी के गर्भ से ऊपर आने की कोशिश करती हैं। किन्हीं अवरोध के द्वारा बीच में ही उन्हें जम जाना पड़ता है, तो जिससे वहीं वो चट्टानें जम जाती हैं और उसे हम मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनके जमने से विभिन्न प्रकार के रूप निर्मित हो जाए, क्योंकि एक स्वरूप में जमते नहीं है। पृथ्वी के नीचे जहां द्रोणी मिली, जहां कोई श्रृंखला मिली, जहां खाली क्षेत्र मिला, वहीं ये चट्टानें जम जाती, तो इनका स्वरूप अलग अलग हो जाता है, जिन्हें हम छत्रशिला, डाइक या पत्रक शिला, फैकोलिथ आदि अनेक नामों से जानते हैं। और
तीसरा जो है वो ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ये ऐसी चट्टानें हैं जो विस्फोट के समय धरातल के ऊपर आ जाती हैं, और जब धरातल के ऊपर आ गई, उन्हें जब उनके तापक्रम जब कम हुआ तो उनका जमाव हो गया, जिसके नाते इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब आप देखें, एक छोटा सा चित्र आपके सामने है। ये जैसे बैतूलिथ है। बैतूलिथ का मतलब है कि ये तरल मैग्मा हमारा पृथ्वी के नीचे पड़ा था। दबाव के नाते जब इसमें उभार हुआ, ये लावा इस द्रोणी के द्वारा ऊपर चला गया, यहाँ लावा का प्रवाह शुरू हो गया। अब ये लावा के प्रवाह के नाते जो भाग जमेगा, जब जमेगा तो उसे चट्टानों का निर्माण होगा। और इसी बैथुली से जब कोई पतली द्रोणी होती है, इसके द्वारा हमारा वो तरल मैग्मा निकलने की कोशिश करता है, तो अगल बगल जम जाता है, और जहाँ थोड़ा चौड़ा पदार्थ मिल जाता है, खाली क्षेत्र मिल जाता है, विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है, वहां जम जाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने उनका नाम लैकोलिथ दिया। और नीचे स्थिति एक ऐसी होती है कि जो कहीं लावा रहता है, वो पतली द्रोणी से ऊपर आता है और दोनों तरफ पतले किनारों के रूप में जमा हो जाता है, लैपोलिथ कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भूगर्भ से जब वो मैग्मा, लावा तप्त रूप में ऊपर निकलते हैं, तो पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार की द्रोणियां मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की द्रोणियों को हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के छिद्र मिलते हैं, तो उनमें ये चट्टानें जम जाती हैं। जब मैग्मा निकलता है, वो ताप कम हो, जब नीचे ताप अधिक हुआ, ऊपर आई, ताप कम हुआ, तो क्रमशः ऊपर जाते जाते ताप कम हो जाता, जम जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे ये सिल कहा जाता है, जो इस तरह से जमती हैं उनको डाइक कहा जाता है, और जो भाग ऊपर निकल आते हैं उनसे ज्वालामुखी पहाड़ पठार बन जाते हैं, जो धरती के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे आग्नेय चट्टानों का निर्माण है। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। अब संरचना के आधार पे भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण किया गया। संरचना का आशय ये है कि किस प्रकार की आग्नेय चट्टान में कितने हमारे ऐसे जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा कितनी पाई जाती है, माने किस पदार्थ में, किस चट्टान में कितनी रासायनिक या खनिजों की मात्रा पाई जाती है, उस आधार पर बांटा गया। तो दो आधार हुए। पहला हुआ अर्धसिलिकी आग्नेय चट्टान, जिनमें 65 से 80% भाग केवल सिलिका यानी बालू के कणों का पाया जाता है। दूसरे अर्धसिलिकी आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें इनकी मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है। तो चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, उस आधार पर दो तरह की आग्नेय चट्टानें बांटी गई हैं। अब आप देखें तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या होती है। इनकी जो चट्टानों में कण होंगे, निश्चित रूप से गोल नहीं होंगे, क्योंकि प्रवाह के द्वारा निर्मित होते हैं। ये आग्नेय चट्टानें मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाएंगी। बहुत कठोर होंगी, कठोरता के नाते अभेद्य होंगी, ये अप्रवेश होंगी, इसमें जल भी इसके नीचे नहीं जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। अधिक तापक्रम के नाते जीवाश्म का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और इन चट्टानों में बहुमूल्य धातुएं सबसे अधिक पाई जाती हैं, जिसके नाते आग्नेय चट्टानों का बड़ा महत्व है। अब धरती पे आग्नेय चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं, इस बारे में बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। जब ये प्रारंभिक और प्राथमिक चट्टान है, तो पृथ्वी की आयु के समय से ही आई होगी। तो इसका मतलब है प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों की आयु, जो पृथ्वी की आयु 15 अरब वर्ष से अधिक आंकी जाती है, तो इन चट्टानों की आयु भी 15 अरब वर्ष से अधिक होगी। और जब ये प्राथमिक चट्टान थी, सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाएंगे। कालांतर में धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ है, जिसके नाते अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। लेकिन जहां ये हमारे भौगोलिक प्रभाव कम डाल पाए हैं, भूगर्भिक गतिविधियां अपना प्रभाव कम डाल पाई हैं, वहां आज भी आग्नेय चट्टानें अपने उसी रूप में पाई जाती हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, राजस्थान का अरावली पर्वत है, छोटा नागपुर का पठार है, इन सारे जगहों पे आज भी आग्नेय चट्टानों का विस्तार है। अब
जो अगला बिंदु है, इसका आर्थिक उपयोग और लाभ क्या है। आप देखें तो जब विभिन्न प्रकार के खनिज आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं और इन खनिजों से हमारे लगभग सारी चीजें निर्मित होती हैं। लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, अभ्रक हुआ, बॉक्साइट हुआ, मैग्नीज हुआ, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? इन्हीं चट्टानों से तो निकलती हैं। और तो और छोड़िए भाई साहब, जब शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मिनरल्स की कमी हो गई। मिनरल खनिज, आपकी बॉडी मिनरल्स की कमी हो, ये टैबलेट खाओ, ये करो, और ये पर्याप्त रूप में प्रकृति के द्वारा आग्नेय चट्टानों में विद्यमान रहता है। इसलिए मानव जीवन के अस्तित्व से लेके यानी उत्थान से लेके यानी उसके मानव जीवन के सृजन से लेके और अंतिम बिंदु तक इन चट्टानों का आर्थिक उपयोग, आर्थिक महत्व सर्वाधिक है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। तमाम तरह की चीजें देखें, आज जो भवन का निर्माण हो रहा है चट्टानों के द्वारा हो रहा है। आज जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, चट्टानों के द्वारा हो रहा है। हमारे उद्योग, फैक्ट्रियां जितने चल रहे हैं, सब में चट्टानों के अंश रहते हैं। बिना उन पदार्थों के द्वारा उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल सकता। कहने का आशय है, आज आर्थिक धुरी आग्नेय चट्टानों के परिपथ पे ही चक्रित हो रही है। दूसरा चट्टान हमारे यहाँ पाई जाती है, उसका नाम है अवसादी या परतदार चट्टान। नाम आप देखिए, अवसादी, परतदार, यानी विभिन्न प्रकार के अवसादों से निर्मित हुई। दूसरी चीज, परत दर परत निर्माण हुआ, ऐसा नहीं एट ए टाइम हो गया, परत दर परत निर्माण हुआ, जिसके नाते इसे परतदार चट्टान कहते हैं। एक सामान्य सी बात आपसे करना चाह रहा हूं। आप देखिए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी दहकता हुआ गोला थी। आप पहले पढ़ चुके हैं, उस पर कोई विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। दहकता हुआ आग के गोला थी, भूगर्भ में अत्यधिक तापक्रम था और उस अत्यधिक ताप के नाते ज्वालामुखी के विस्फोट हुए। ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप धरातल पे हमारे जो तप्त पदार्थ है जम गए, चट्टानों का निर्माण हो गया। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के समय नीचे से विभिन्न प्रकार की गैसें भी ऊपर आई और उन गैसों के निर्माण से पानी बन गया। अब जब पानी बन गया तो उसका विस्तार जब बढ़ता गया तो वो पानी एक क्रेटर यानी एक झील में इकट्ठा हुआ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में इकट्ठा होते हुए एक दूसरे से मिलता गया, समुद्रों का निर्माण हो गया और भूगर्भिक गतिविधियां, चूंकि ऊपर तापांतर, नीचे तापांतर के नाते भूगर्भिक गतियां और तेज हो गई, तो इस धरती पे कहीं बहुत ऊंचे पठार निर्मित हो गए, तो ऊंचे पहाड़ निर्मित हो गए। अब धरातल के उच्चावचन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। तो जब उच्चावचन में परिवर्तन होगा तो उस पे जो संचित जल है उस पे प्रवाह होगा, और जब प्रवाह होगा तो उसके साथ बहने से उन चट्टानों में जब परिवर्तन होता है, विघटन होता है, चट्टानें मुलायम होती हैं और चट्टानों के मुलायम होने के नाते उसमें प्रवाह के द्वारा वो उनका क्या कहते हैं, परिवहन शुरू हो जाता है, अपर्दन शुरू हो जाता है। तो उस अपर्दन, परिवहन, कटाव के नाते अवसाद वहां से चल के और किसी अन्य जगह पे जमते चले गए। एक बार में नहीं जमे, ये क्रम अरबों वर्ष चलता रहा। परिणाम क्या हुआ, परत दर परत चट्टानें जमती गईं, जिससे प्राथमिक चट्टानों का स्वरूप बदल गया और उस परिवर्तित स्वरूप का नाम दिया गया अवसादी या परिवर्तित या परतदार चट्टान। आज हमारे पूरे धरती का लगभग 75% भाग इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें ठोस भी होती हैं, मुलायम भी होती हैं। इन चट्टानों में विभिन्न तरह के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इन चट्टानों के महत्व को बताने में कि अगर ये चट्टानें न होती तो बड़े दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि धरती पे जीव की कल्पना कठिन था, क्योंकि जीवों का आहार कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है, और मिट्टी से मिलता है तो जो प्राथमिक चट्टान आग्नेय आई
उसमें तो कोई जीवाश्म रह ही नहीं सकता था। जब उसका स्वरूप बदला, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, यानी उन्हीं अवसादों से निर्मित जब ये चट्टानें हुई, तब इसमें उत्पादक क्षमता बढ़ी, उर्वरक शक्ति बढ़ी, जिसके नाते विभिन्न तरह के अन्न, विभिन्न तरह के फल उत्पादन, तमाम चीजें इसी अवसादी चट्टानों में उगती हैं, पैदा होती हैं, जिससे जैव जगत का विकास होता है। इसलिए अवसादी और परतदार चट्टानें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब अवसादी चट्टानों का विकास क्रम क्या है? ये चट्टानें प्राथमिक और आग्नेय चट्टानों के जनक पदार्थों तथा अपरदन के कारकों के योगदान से बनती है। सबसे पहले इनमें रासायनिक और जैविक अपक्षय होता है, टूटते हैं, फूटते हैं, फिर प्रवाह होता है। फिर ये अपरदन के कारकों के नाते, चाहे वो नदी का प्रवाह हो, भूमिगत जल हो, पवन हो, हिमानी हो, सागरी तरंगे हो, आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर और जमने लगती हैं, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब अवसादी चट्टानों का अगर वर्गीकरण किया जाए, तो अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर सकते हैं? यानी जहां जिस तरह के पदार्थों की अधिकता होगी, हम उसी पदार्थों के नाम पे उसका नामकरण करते हैं, और इस आधार पे बालू प्रधान ये अवसादी चट्टानें होती हैं, चिकनी मिट्टी प्रधान या मिट्टी प्रधान अवसादी चट्टानें होती हैं। ऐसी चट्टानें जिसमें जैव पदार्थ प्राणिज अधिक पाए जाते हैं, इसलिए प्राणी चट्टानें इसे हम कहते हैं। उन चट्टानों में जिसमें चूना के अंश सर्वाधिक पाए जाते हैं, उसे चूना प्रधान चट्टान कहते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसे हम कार्बन प्रधान चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पे भी इनका वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि समुद्रों में भी अवसाद निर्मित होते हैं, अवसाद जमते हैं। जब समुद्रों में भी अवसाद जमते हैं, तो समुद्रों में भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता, जिसे समुद्री चट्टान कहते हैं। तमाम तालाबों, झीलों में भी तो अवसाद जाते रहते हैं, वहां भी उनका जमाव होता है, उससे जो निर्मित होता है उसे हम सरोवरी चट्टानें कह सकते हैं। और नदियां, जिनके बारे में कितना भी कहा जाए कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये नदियां जब चलती हैं, पहाड़ों से चलती हैं, जब ग्लेशियर से, तो अपने मुहाने तक कितने पदार्थ लाती हैं और बीच बीच में जमा करती चली जाती हैं। तो उससे तो हमारे अवसादी चट्टानों का बड़ा विस्तार से निर्माण होता है। आप देखिए तो जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी, ये सब नदियों द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसे हम नदीकृत चट्टानें कह सकते हैं। हमारा वायु चट्टानों के निर्माण में कम योगदान नहीं करता है, कि जब चट्टानें मुलायम हो जाती हैं टूट फूट के, उसके कण हल्के हो जाते हैं, तो वायु का झोंका जब चलता है तो अपने साथ उन कणों को उड़ा के ले जाता है, और जब वायु की गति शिथिल होती है तो जमा कर देते हैं, जैसे हमारे लोहे के मैदान वगैरह बनते हैं, वायुड़ मैदान बनते हैं, तो उससे जो चट्टानें बन जाती हैं उसे हम वायुए चट्टानें कहते हैं। उच्च पर्वतों पे जो हिमनद प्रवाहित होते हैं, तो हिमनद जब चलता है तो वो भी अगल बगल घर्षण से, सन्निघर्षण से, अपघर्षण से तमाम पदार्थों को उत्कीर्ण करता हुआ आगे ले जाता है, और जब हिमनद की गति शिथिल हो जाती है तो वो पदार्थ जम जाते हैं, जिसे हिमनदीय चट्टानें कहते हैं। अब इसकी विशेषता, हमारी जो अवसादी चट्टानें हैं, इसमें छोटे छोटे कण और विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है। उससे बड़ी विशेषता, ये समतल रूप में जमते हैं, परत दर परत जमते हैं। और अगली विशेषता, इसमें जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में कोयला मिलता है, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, स्लेट मिलता है, संगमरमर है, नमक है, पेट्रोलियम है, आज सारे खनिज पदार्थ इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानें मुलायम होती हैं, इनका निर्माण प्रायः जल से, हवा से, हिम से, जीव जंतु आदि प्रक्रियाओं से होता है। ढीले कणों के होने के नाते, इसके कण ढीले होते हैं, जिसके नाते इसमें छिद्र होते हैं, और छिद्र के नाते ये भेद्य चट्टानें होती हैं, और इन चट्टानों में आसानी से ऊपरी पदार्थों का प्रवेश नीचे तक हो जाता है। इन चट्टानों में जैसे हमारे प्रवाल भित्तियां हैं, कोयला है, पोटेशियम है, खड़िया मिट्टी है, चीनी मिट्टी है, ये तमाम तरह के
जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं, जो मानव जीवन में बड़ा महत्व इनका है। तीसरी चट्टान जो होती है, इसका नाम है कायांतरित चट्टान। नाम आप सुन रहे हैं, नाम है कायांतरित चट्टान। इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। कायांतरित का सीधा अर्थ है काया का अंतरण हो जाना, काया का रूप बदल जाना। इसका मतलब है यह मूल इनका कुछ नहीं था। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टानें टूट फूट के बनी, और ये अवसादी चट्टानें अब आप देखिए अरबों साल हो गया ये क्रम चलता रहा। तो जो अवसाद निर्मित हुए, जो पहली परत जमी, उत्तरोत्तर उस परतों का जमाव बढ़ता चला गया, और उत्तरोत्तर परतों के जमाव के बढ़ने से उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आते गए। जब जमाव बढ़ा तो उस पर दबाव बढ़ा, जब दबाव बढ़ा तो तापक्रम बढ़ा। परिणाम क्या हुआ कि बढ़ते दबाव और तापक्रम के नाते उस चट्टान का मूल स्वरूप बदल गया, उनमें उसके गुण में अंतर आ गया, उसके रूप में अंतर आ गया, जिसके नाते इस क्रिया के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब इसका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी उद्भेद से जो चट्टानें आई उनमें जो परिवर्तन हुआ है, पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत रहे, पर्वत निर्माणों में जिन बलों का प्रयोग होता है उससे चट्टानों का निर्माण हुआ। कालांतर में यह बल क्रियाशील रहे जिससे रूप बदलता गया, कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। इसकी विशेषता, कायांतरित चट्टानों की जो प्रमुख विशेषता होती है कि ये चट्टानें जो होती हैं, चूंकि ताप और दबाव का गहरा प्रभाव इनमें पड़ता है। अब देखें आप भाई साहब, अवसादी चट्टानों से इन चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों के रूप बदलने से। अब अवसादी चट्टानों का रूप कब बदलता है? जब उत्तरोत्तर दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से ताप बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि जब ताप अधिक बढ़ेगा तो उन अवसादी चट्टानों में जो जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाते हैं। सबसे अधिक जीवाश्म किस चट्टान पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अब आप देखें तो ये चट्टानें अवसादी चट्टानों से कठोर होंगी, अभेद्य भी होंगी, इनमें छिद्र नहीं होगा, और इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों का वितरण अगर देखा जाए तो ये चट्टानें हमारे प्राचीन पठारों पे अधिक पाई जाती हैं। प्राचीन पठारों में अधिक पाए जाने का कारण भी है क्योंकि कालांतर से जमे हुए पदार्थ पे हमारे तमाम अपक्षय और अपर्दन के कारकों का प्रभाव पड़ता रहता है, और उस प्रभाव के नाते वो चट्टानें एक स्थान से दूसरी जगह जब जम जाती हैं तो उनका कायांतरण तो हो ही जाता है। तो हमारा जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है उस पर भी कायांतरित चट्टानों का विस्तार अधिक पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जो पठार है, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के पठार पे, उत्तरी कनाडा में, स्कैंडिनेविया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार पे कायांतरित चट्टानें अधिक पाई जाती हैं। इनका महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि सोना हुआ, चांदी हुआ, संगमरमर हुआ, ये सारी चीजें कायांतरित चट्टानों में ही पाई जाती हैं। अब आप बहुत संक्षेप में देखिए कि इन चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या है। एक बात केवल आपसे कहना चाह रहा हूँ, बाकी डिटेल आप इसमें देख लीजिएगा, मैंने अंकित कर दिया है। चट्टानों के आर्थिक महत्व को हम कहाँ तक समेट सकते हैं? शरीर बनी, शरीर में पता लगा कि इस मिनरल की कमी हो गई, डॉक्टर अंग्रेजी में मिनरल कह दिया, मिनरल की हिंदी में खनिज ही तो होगा। खनिजों का तत्व तो कहाँ पाया जाएगा? चट्टानों में ही पाया जाएगा। भाई साहब, भारतीय संस्कृति आज पूजनीय है पूरे विश्व में, उसका एक कारण है। हमारे गांव में पहले मसाला जो पीसा जाता था सिलबट्टे पे पीसा जाता था। सिल कैसे बनती थी? बट्टा कैसे बनता था? चट्टानों से बनता था। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि वो पदार्थ जब उस पर घर्षण होगा, रगड़ होगा, तो चट्टान में जो तत्व हैं वो तत्व भोजन के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में जाएंगे और व्यक्ति हमेशा मजबूत बना रहेगा, वो रोग मुक्त रहेगा। धीरे धीरे लोप हो रहा है। रोटी लोहे पे सेंकी जाती है जिससे बॉडी को आयरन मिलता रहे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना चाहिए। तो चट्टानों का महत्व तो उत्पत्ति से लेके और जीवन के विश्राम बिंदु तक है। रही बात आर्थिक महत्व की, आप संगमरमर को देख लीजिए, बड़ी बड़ी हवेली, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान,
आज संगमरमर से निर्मित होते हैं, और तो और जब हम ईश्वर को अपने समक्ष मूर्त रूप में देखना चाहते हैं तो हम वो मूर्तियां भी संगमरमर की बनाते हैं। कारण क्या है? कठोर तो होता है, हमेशा शीतल रहता है, बड़ा महत्व है। आगे आप देखें तो हीरा है, सोना है, चांदी है, अभ्रक है, क्रोमाइट है, गंधक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सारे पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? चट्टानों से मिलते हैं। बिना इनके दुनिया का कोई काम हो सकता? नहीं हो सकता। तो चट्टानों के आर्थिक महत्व कितनी सी बात किया जाए। दूसरी चीज बड़े संक्षेप में आपको बता दें कि ये दुनिया जो आदिम जगत से प्रारंभ होके और आज मंगल पे आशियाना बनाने का सपना देख नहीं रही है, सपना साकार करने के अंतिम पायदान पे पहुंच गई है। आखिर कैसे पहुंची है? इन खनिजों के माध्यम से ही तो पहुंची है। आज हम बैठे बैठे उड़ान भरते हैं, हमारे जितने शक्ति संसाधन हैं, पेट्रोलियम है, खनिज है, प्राकृतिक गैसें हैं, कोयला है, ये सारी चीजें कौन? ये सब चट्टान। तो ये चट्टानों का मानव जीवन के विकास में, मानव जीवन के उत्थान में बहुत अधिक महत्व है, जिन्हें संक्षेप में लिख दिया गया है। और अब देखें, बड़ी एक वाक्य आपसे बताना चाह रहा हूं कि मूल रूप में जो चट्टानें हैं उन्हें 3 वर्गों में जो बांटा गया है, उसका एक छोटा सा चित्र है। ये हमारी आग्नेय चट्टान है, आप स्वरूप देख लें। ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं, और ये मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो एक वाक्य में हमारे धरातल पे चट्टानों के वर्गीकरण के दृष्टि से देखा जाए तो 3 तरह की चट्टानें होती हैं। इग्निशियस रॉक, आग्नेय चट्टान जिसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक जिसे अवसादी या परतदार चट्टान कहा जाता है, और तीसरे हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। ये 3 तरह की चट्टानें माने जो धरातल पे चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अगले में अगली चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।